नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज पहले फटाफट आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। बाकी आज वीडियो जो है आप लेट में अपलोड हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्या होता है ना कि किसी दिन जब छुट्टी होती है तो जो है वीडियो थोड़ा सा लेट नेक्स्ट डे हो जाता है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज करिएगा। बाकी मेरी तरफ से वीडियो आप लोगों को रेगुलर फॉर्म में मिलता रहेगा। बस आपका काम क्या है कि जब भी वीडियो सुबह या शाम जब भी आए, जिस दिन लेट हो जाता है, आपको कंटेंट करना है फॉलो, बस छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। इन बिंदुओं का आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी मेरे द्वारा एस्से कैसे लिखें इस पर भी वीडियो जो है अपलोड हो गया होगा संभवतः, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है एस्से को आपको लिखना है। वो एक सेक्शन जो है होता है, एक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, निबंध कैसे लिखें और किस प्रकार से क्या क्या बातें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं, तो उस पर भी वीडियो हमने बना दिया है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट आपके जो है पेपर में उसका मिलेगा। और मैंने कई बार कहा है कि दरअसल जो निबंध होता है वो गेम चेंजर होता है, वो आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो निबंध को बढ़िया ढंग से करिएगा, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। खैर, आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और इसके पहले हम लोग दरअसल 17 जुलाई के यानी कि 17 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स थे उन पर हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं। और एक बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि सैटरडे या संडे या फिर एक दिन संडे या सैटरडे में से कोई एक दिन रिवीजन के लिए आप लोग जरूर रखा करिए, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो हो या फिर आपका जीएस का कोई सेक्शन हो। रिवीजन आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे प्लस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, कितने आवर्स हम पढ़ें। ध्यान रखना कि कभी आपको आवर्स में स्टडी को काउंट नहीं करना है। ठीक है, कि कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, आपको काउंट ये करना है कि क्या आपने जो है जो पढ़ा है क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाए हो या नहीं, क्या वो चीजें आपके समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। भले ही आप 4 घंटे 5 घंटे की स्टडी डेली करो, लेकिन वो 4 और 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके होने चाहिए। फोन को साइलेंट कर देना, फ्लाइट मोड पे लगा देना, ऑफ कर देना, लेकिन उस बीच में किसी से कोई डिस्कस नहीं। ये नहीं कि पता चलो कि यार फोन आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा, दिमाग वहां लगा हो, अरे यार शाम को तो बुलाया था वहां जाने के लिए, मिलने के लिए। ये सब बातें दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जिससे मीटिंग करनी है, जिससे मिलना है, पढ़ाई करने के बाद मिलना, जो करना होगा करना, गपशप करना, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करना, उसके बाद कुछ करना। और मैंने कई बार बोला है कि अगर आप बाहर रह के पढ़ाई करते हो तो आप अपने गार्जियन स्वयं हो या फिर आप एक मैच्योरिटी लेवल पर अगर आप लोग आ गए हो तो भी आप अपने गार्जियन क्या हो, स्वयं हो। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं तो कहोगे सर बहुत मोटिवेट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई बस ब्रेक ना होने पाए, है ना। अगर मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है तो मेहनत आप भी करिए, क्योंकि आपका चयन जो है सुनिश्चित करवाना यह हमारा लक्ष्य है। और मैं चाहता हूं कि इस लक्ष्य में जो है हम दोनों लोग यानी कि हम और आप साथ में चलें तो ज्यादा खुशी मिलेगी मुझे। इसलिए मैं कहता रहता हूं बार बार कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, लगातार पढ़ाई करें। हमारा आपका संवाद जो है परस्पर बना रहे, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, चलो लास्ट डे रिवीजन करते हैं। तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? केपी शर्मा ओली। आपको मैंने बताया था डिटेल्स में इसके बारे में। इसके अलावा हाल ही में दुनिया का वह कौन सा शहर है जिसने मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यह भी हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। तो वो कौन सा शहर है? पालिताना है गुजरात का। जैन जो धर्मावलंबी हैं उन्होंने इन पर रोक लगवाने के लिए जो है धरना प्रदर्शन किया था और फिर उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किस राज्य में बनी है? तो वो दरअसल कहां की हैं? वो बिहार की हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। इसके अलावा हाल ही में किस देश को तिल के बीजों के निर्यात के लिए प्रक्रिया का मसौदा जारी किया गया है? तो वो कौन सा देश है? प्यारा सा अमेरिका है आपका। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किस संस्थान द्वारा यह दावा किया गया है कि दरअसल योग से जो गठिया रोग के पीड़ित हैं उनको फायदा मिलता है? तो वो जो रिसर्च है, वो जो बातें सामने आई हैं, शोध सामने है, वो आया है दिल्ली एम्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल के आसपास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स पर की बिक्री पर क्या किया गया है? पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा।
और आप लोग को पता होगा कि जो इस प्रकार की जो ड्रिंक्स आती हैं वो क्या होती हैं, वेरी वेरी हार्मफुल होती हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, बहुत ही हानिकारक होती हैं। इसलिए घर में बनी चीजों को खाएं, घर में शरबत पी सकते हैं, दही दूध छाछ पी सकते हैं बजाय इसके। ओके, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में जुलाई 2024 में सोशल साइट्स एक्स पर सबसे अधिक फॉलोवर करने वाले कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो वो हैं आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके फॉलोवर्स एक्स पर जो है सबसे ज्यादा हो गए हैं। कब? जुलाई माह में, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा हाल ही में भारत दक्षिण कोरिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बैठक जुलाई 2024 में कब से हो रही है, तो ये हो रही है 17 जुलाई से, यानी कि कल से बैठक हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया क्या, कल का हमारा रिवीजन। और अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। इसके पहले हमने आपसे लास्ट में एक वीडियो जो हमने बनाया था, यानी कि लास्ट डे का करंट अफेयर्स, उसमें हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको देना था। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न था आपके सामने कि बताइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। सभी लोगों ने सही उत्तर जो है दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बाकी अन्य लोगों को भी शुभकामनाएं जिन्होंने अन्य जो है प्रश्नों का मेरे उत्तर दिया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और हमने आपसे कहा था कि जो पुरानी योजनाएं नीतियां होती हैं उनसे संबंधित जो है प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो चर्चाओं में योजनाएं रहती हैं वर्तमान में। तो ऐसे प्रश्नों को आपको, यानी कि ऐसे योजनाओं को जो है आपको भूलना नहीं है, इकट्ठा कर लेना है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, उसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि हाल ही में सूरीनाम के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न आपके सामने। और यह प्रश्न क्या है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष गुप्ता को, बी ऑप्शन आपके सामने अनिल देसाई, सी ऑप्शन है अमन गुप्ता, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने राजीव सिंह। बताइए इसका फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुभाष गुप्ता जी को अभी हाल ही में सूरीनाम के अगले राजदूत के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो पहला पॉइंट तो वही जो हमने आपको बताया कि हाल ही में सूरीनाम के अगले राजदूत के रूप में सुभाष गुप्ता को नियुक्त किया गया है, पॉइंट याद रखना है इसके अलावा। ठीक, दूसरा, दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध जो स्थापित हुए थे वो कब स्थापित हुए थे? 1976 में स्थापित हुए थे, यह बात आपको याद रखनी है। दूसरा, 1977 में पारामारब्रो में भारतीय दूतावास खोला गया था, हो सकता है कूट के फॉर्म में, ये आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि दरअसल 1977 में पारामारब्रो में भारतीय दूतावास क्या किया गया, खोला गया। और वर्ष 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ कि नई दिल्ली में सूरीनाम का दूतावास खोला गया, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम की अपनी पहली विदेश यात्रा की थी। इसलिए हो सकता है सूरीनाम से संबंधित जो है एक दो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले, इसलिए प्रश्न क्या है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई सारी बातें जो है दरअसल क्या है इस प्रश्न के साथ जुड़ी हुई हैं आपके एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर के द्वारा एक दिन में 11 लाख से ऊपर पौधारोपण का रिकॉर्ड जो है कायम किया गया है, यानी कि बनाया गया है, वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया है। ऐसा कौन सा शहर है यह आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी इंदौर, सी चंडीगढ़, या फिर डी आपका सहारनपुर। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी इंदौर। और इंदौर कई बार चर्चाओं में रहता है, आप लोग को पता होगा। सफाई के मामले में भी इंदौर हमेशा प्रथम स्थान पर आता है, यह बात आपको भी पता होगा। ठीक है, चलो तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दरअसल तो हाल ही में इंदौर ने, देखो इसको सही कर लेना, हाल ही में इंदौर के द्वारा एक दिन में 11 लाख से ऊपर पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। मजेदार बात यह है कि ये जो रिकॉर्ड था 11 लाख पौधों लगाने का, ये दरअसल 12 घंटे में लगाना था। ठीक है, टोटल जो टाइम पीरियड था, लेकिन वहां के जो लोग थे, इंदौर के जो लोग थे, उनके अंदर इतना उत्साह था पौधारोपण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, कि इस जो टाइम पीरियड जो 12 घंटे का था
वो घटकर 9.5 घंटे हो गया, यानी कि 9.5 घंटे के भीतर ही, 9.5 घंटे के अंदर ही जो है पौधे 11 लाख लगा दिए गए। ये अपने आप में इंदौर वालों के लिए क्या है, बड़ी उपलब्धि है। और एक बात मैं आपसे कई बार कहता हूं, एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार कह चुका हूं कि दरअसल वृक्षारोपण करना बहुत अहम है। आप लोग का जन्मदिन होता है, कोई किसी की एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, आप लोग गिफ्ट में अननेसेसरी चीज देने से बेहतर है आप गिफ्ट में पौधा दें या पौधारोपण करें। ठीक है, खुद के नाम से पौधारोपण करें। एक पेड़ मां के नाम, अभी मोदी जी ने ये योजना चलाई थी, आप वो भी कर सकते हैं अपनी मां के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, अपने भाई बहनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। पौधारोपण बहुत जरूरी है और यह जलवायु परिवर्तन जो है, साथ ही साथ में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सारे मुद्दों से जो है निपटने में लिए सबसे कारगर उपाय क्या है, वृक्षारोपण। ध्यान रखिएगा। तो ये प्लीज आप लोग करिए और कोशिश करिए कि नीम, बरगद, पीपल जैसे पौधों को लगाइए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलो, जो वही पॉइंट हमने आपको बताया कि लक्ष्य कितना था, 12 घंटे का था और उसके पहले ही यानी कि 9.5 घंटे में ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया है। ये अपने आप में इंदौर वालों के लिए बहुत ही क्या है, बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के नए विदेश सचिव के रूप में दरअसल नियुक्त किया गया है। अगर आपको याद होगा तो दरअसल इस प्रश्न को हमने क्या कहा था, कराया था। ठीक है, और उस समय नियुक्त होने वाले थे और प्रॉपर तरीके से इनको नियुक्ति मिल गई है। कौन वो व्यक्ति हैं जिनको भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने क्या, विक्रम मिश्री, बी अजय सिंह, सी अनिल राठौर या फिर डी विक्रम तिवारी। बताइए आप लोग, ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे कि दरअसल कौन हैं दरअसल अगले भारत के नए विदेश सचिव, किसे यानी कि विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताओ। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अभी विक्रम मिस्त्री को दरअसल क्या किया गया है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं। आइए इनके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट वही जो हमने आपको बताया कि हाल ही में विक्रम मिस्त्री को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आइए इनकी 1-2 उपलब्धि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वह दरअसल चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसके अलावा वर्ष 2019 से 2021 तक चीन में वो भारत के राजदूत भी थे। ठीक है, इसीलिए दरअसल क्या है, चीन और भारत के संबंधों के खास स्पेशलिस्ट ये माने जाते हैं। इसके अलावा वे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। ये फैक्ट आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खास चर्चित होता है तो उसकी पिछली उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि जब प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे तो उनसे पहले जो है दरअसल उनके बारे में उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, ऐसा प्रश्न आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था और 2 बार पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, घटना चक्र अगर आप लोग लगाते होंगे तो प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन बिंदुओं को सारे के सारे आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आदिवासी समूह द्वारा एक अलग आदिवासी राज्य बनाए जाने की दरअसल बात कही जा रही है। यह भी अपने आप में क्या है, एक बड़ी न्यूज है आपके लिए कि कौन सा ऐसा जनजातीय समूह है जो अलग स्टेट की मांग कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप में क्या एक बड़ा मुद्दा है और इससे कई प्रश्न आपके प्री और मेंस परीक्षा में बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वो जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए भील, गारो, खासी, जयंतिया। तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भील जनजातियों के द्वारा दरअसल क्या है, आदिवासी समूहों के द्वारा अलग राज्य की मांग की जा रही है। क्या कुछ इसके कारण है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही कि हाल ही में भील आदिवासी समूह द्वारा एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, और 4 स्टेट कौन कौन से, राजस्थान में भी आदिवासी समूह है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर भील प्रदेश बनाए जाने की मांग उठ रही है, बहुत जोरों शोरों से उठ रही है। राजस्थान में व्यापक स्तर पर इसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसके अंडर में चल रहा है, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो 4 राज्यों के कौन कौन से 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र,
इन जिलों के 42 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि 42 जिले हैं, इन्हीं को मिला करके एक अलग से भील राज्य जो है क्या कहते हैं बनाए जाने की मांग बहुत तेजी के साथ उठी है। क्यों उठी है, इसका रीजन क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। हुआ क्या है कि इसका समर्थन कौन कर रहा है, भारत आदिवासी पार्टी, नाम याद रखिएगा, कौन, भारत आदिवासी पार्टी। और ये पार्टी अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है इसमें जो है इनके साथ 2 या 3 सांसद जो है दरअसल इस पार्टी के बने हुए हैं। नई पार्टी है अपने आप में और इसके सांसद अभी जीत के आ गए हैं। इन्हीं पार्टी के द्वारा जो इनके मुखिया हैं इनके द्वारा दरअसल अलग भील प्रदेश की मांग की जा रही है। और इसका इतिहास दरअसल पुराना है, ये मांग आज की नहीं है, ये मांग अलग भील प्रदेश की मांग अलग मतलब कि प्राचीन समय से पहले से रही है। कब से रही है, वर्ष 1913 में, इसको मैं कर लीजिएगा, 1913 में गोविंद गुरु द्वारा, ठीक है, ये एक नेता थे आदिवासी, इनके द्वारा अलग भील प्रांत की मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था। कब, 1913 में यानी कि 1913 में। और उस आंदोलन में क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा दरअसल गोली चला दी गई थी और ऐसे में तकरीबन 1500 जो आदिवासी समूह के लोग थे वो मारे गए थे। इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन रहा है और इसकी मांग बहुत पुराने समय से जो है चली आ रही है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद चुनकर आए हुए हैं और ऐसे में ये मांग बहुत तेजी के साथ क्या है उठी है। इस पर जो है हम लोग किसी दिन चर्चा एक आर्टिकल के माध्यम से कर लेंगे कि क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे। इस तरीके से अगर मांगे उठती हैं तो सरकार पर कितना कुछ प्रेशर पड़ता है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आपके लिए टास्क एक है आज का, ठीक है, टास्क क्या है कि जो नए राज्यों का गठन होता है, ठीक है, नए राज्यों के गठन से संबंधित जो प्रावधान हैं, ठीक है, गठन, इसको सही कर लेते हैं, नए राज्यों के गठन से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि नए राज्यों का विस्तार कैसे किया सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कैसे किया सकता है, ठीक है, नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, कौन इस पर जो है किसको वीटो पावर होती है, ये सारे फैक्ट आपको पॉलिटी से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है नए राज्यों का गठन, ठीक है। तो इस पर आप लोग एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए टास्क है आज का। टास्क नंबर क्या है, पहला है आज आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून 2024 में कितना हो गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेटा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर, या फिर 20 अरब अमेरिकी डॉलर, या फिर 25.5 अरब अमेरिकी डॉलर, या फिर 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर। ये आपको बताना है कितना हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 65.47 यानी कि 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर दरअसल क्या हो गया है, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात हो गया है। कब, जून 2024 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसी से संबंधित और कौन से फैक्ट हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया, ठीक है, कि कितना हो गया है 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर क्या, वस्तु एवं सेवा निर्यात। अब देखो कुछ फैक्ट और, क्या फैक्ट हैं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ा, मंत्रालय कौन सा है याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही यानी कि अप्रैल मई और जून तिमाही यानी कि 3 महीने में समग्र निर्यात वृद्धि कितनी है, 8.6% से बढ़कर के कितनी हो गई, 200.33 अरब डॉलर हो गई है। बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्यापारिक निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2.55% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके अलावा और क्या फैक्ट है कि इस वर्ष के जून माह में व्यापारिक निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालकों में क्या क्या आता है, आभ्यंतरिक वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, मेडिसिन हैं यानी कि दवाएं हैं, इसके अलावा कॉफी और कार्बनिक तथा अन्य अकार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस दिन ठाढ़े बोरीवली पिन टनल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वो आधारशिला 13 जुलाई को रखी गई है, या 15 जुलाई, या 16 जुलाई, या फिर 17 जुलाई। फटाफट इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि 13 जुलाई यानी कि 13 जुलाई को दरअसल इसका
जो है लोकार्पण या इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलो पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 13 जुलाई को, डेट याद रखना, अक्सर आपके एग्जाम में इस जो कोई नई योजना अगर लॉन्च करनी होती है या कुछ बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है, उसकी आधारशिला रखी जाती है, तो उसकी डेट दरअसल पूछ ली जाती है। तो डेट आपको अक्सर याद रखना है, फैक्चुअल डेटा। ठीक है, तो 13 जुलाई को ठाणे बोरीवली पिन टनल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। इसके अलावा इस परियोजना की लागत तकरीबन 16,600.40 करोड़ रुपए है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है आपको बताना है। और यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है या 14 को या 17 जुलाई या फिर 21 मई को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 17 जुलाई को दरअसल ये मनाया जाता है। आइए हम लोग इसके फैक्ट को देखते हैं फटाफट। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिवस 17 जुलाई 1998 यानी कि 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का क्या है, प्रतीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की संस्थापक संधि है। और ये जो आपका पॉइंट है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल जो है क्राइम कोर्ट, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके फैक्ट भी हम लोग अभी देखेंगे। चलो अब उद्देश्य क्या है दरअसल इसका, जो ये दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक मामलों की क्या करना, जांच करना। स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो सब वही 17 जुलाई 1998। और ये जो आपका है कोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म आईसीसी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2002 को हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, नीदरलैंड के हेग में है। जो ये अंतरराष्ट्रीय जो ये कोर्ट है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो कोर्ट है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे यहां पर क्या है कि पहले नॉर्मल हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, हम पहले वहां पर अप्लाई करते हैं, अगर हमें वहां पर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम कहां जाते हैं, फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं। हमें अगर हाई कोर्ट में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम देश की सबसे शीर्षस्थ जो न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, वो कौन सा है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो है। ठीक है, तो अंतोगत्ता हमें वहां पर न्याय मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहां पर भी न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, किसी बड़े मुद्दे पर, तो आपके सामने एक ऑप्शन और रहता है, कौन सा, वो ऑप्शन रहता है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट का। आप वहां पर जा सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के जो बड़े मुद्दे होते हैं उनको वहां पर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है और उन पर जो है क्या कहते हैं, निर्णय दिया जाता है। तो ये जो है इसका क्या है, प्रमुख रूप से कार्य है। ठीक है, ताकि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना और सामाजिक जो न्याय की संकल्पना है वो क्या हो, साकारित हो पाए। इसीलिए ये जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अपनी अहम भूमिका को अदा करता है, याद रखिएगा। हो सकता है इस पर कभी आपके शॉर्ट नोट्स पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की क्या भूमिका है और सामाजिक न्याय को जो है सुदृढ़ करने में या सामाजिक न्याय को साकारित करने में इसकी क्या भूमिका महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करें। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकता है, आ सकता है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। देखो ऐसा है ना, दिल दिमाग सब कुछ प्रॉपर तरीके से ओपन करके बैठा करिए करंट की क्लास में। जो जो पॉइंट्स मैं बताता हूं उसको सुनते जाइएगा, ये नहीं कि एक कान से जा रहा है दूसरे कान से निकल जा रहा है। फोन में, लैपटॉप में लीड लगा लेना, हेडफोन लगा लेना, फिर सुनना। ठीक है, ताकि आवाज दूसरी तरफ से चली ना जाए। ठीक है, ये बातें जो मैं बता रहा हूं भाई साहब, ऐसा है ना जल्दी कोई बताता होता है नहीं, इसलिए चीजों को बढ़िया तरीके से नोट कर लो। बताते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हर टॉपिक को मैं ब्रेक करके आपको बता देता हूं कि भाई इसको कर लो, ये बेसिक है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होगी, कल को आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस आपको देना होगा, अब इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा, एकदम भौचक्की तरीके से बैठे रहोगे, कहां से पूछ लिया, कहां से पूछ लिया। भाई साहब करंट से ही पूछेगा टॉपिक, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड आपका जो है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का टोटली करंट ओरिएंटेड है। क्या करोगे आप, क्या कीजिएगा, नहीं पकड़ रही है करंट अफेयर्स पे तो इसलिए करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छे से बनाइए और सारे बिंदुओं को डिटेल्स में आप पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए एक प्यारा सा, सुंदर सा, क्यूट सा, लवली सा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पीआईक्यूज का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको देना है। नहीं आता है तो सर्च कर लेना, नहीं तो पॉलिटिक की बुक जो भी आपके पास होगी, नोट्स होगा, उसको खोल के देख लेना, घटनाचक्र को देख लेना। आपको बताना है कि दरअसल भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पीएम में यानी कि प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, संसद में या फिर राष्ट्रपति में। इसका सही उत्तर आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को कम से कम छोटा सा एक लाइक तो आप जरूर कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको बस जस्ट पिन करना होता है जो है सिंबल पे, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए कुछ और नया और कुछ बेहतर करने की जो है मेरे अंदर क्या होते हैं, एक लालसा और जागृत होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के जो है अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको लिखना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 4 में जाएगा। किसमें? जीएस पेपर 4 में, यानी कि एथिक्स में जाएगा। किसमें? एथिक्स में। क्वेश्चन क्या है कि अवसाद और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने में गीता का निष्काम कर्मयोग, क्या गीता का निष्काम कर्मयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है, विवेचना कीजिए। गीता का निष्काम कर्मयोग दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गीता का निष्काम कर्म आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आप बस पढ़ाई करते जाओ, ठीक है, फल क्या मिलेगा आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। निष्काम कर्म करना है, बिना किसी फल की लालसा के करना है और लगातार पढ़ाई करना है, सकारात्मकता के साथ पढ़ना है। आपको सफलता पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, वन एग्जाम की, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस शर्तें क्या है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। गीता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और गीता की पुस्तक अगर आप लोग नहीं पढ़ी तो पढ़ने की कोशिश करिए। और एथिक्स में गीता के निष्काम कर्मयोग पर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आपको इस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। इस पर निबंध भी आ सकता है भाई साहब, इसको भी याद रखिएगा। गीता का निष्काम कर्मयोग, इस पर निबंध भी आ सकता है, एस्से भी आ सकता है, तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, चलो खैर, ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लाइक का बटन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ये मुझे आपसे उम्मीद है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।